स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। नारा देने वाले तिलक गैर ब्राह्मणों से नफरत, किसानों के विरुद्ध हमेशा खड़े रहना और महिलाओं की शिक्षा के किस हद तक विरोधी थे। तिलक के बारे में ये बातें तो आप सब शायद ही जानते होंगे। 1881 में एक पत्रकार के रूप में तिलक का करियर उनके 3 विरोधाभासी कामों से जो शुरू हुआ, वो जीवन पर्यंत वो उन्हीं 3 विरोधाभासी कामों के साथ जुड़े रहे। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी। दोस्तों, तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 की सुबह 6:25 पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। इनके जन्म या ये जो ब्यौरा है उनके गीता रहस्य नामक ग्रंथ में दिया हुआ है। वो एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत वकीलों में से एक माना जाता रहा। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। ये सारी बातें सभी लोगों को मालूम है, लेकिन जो इस वीडियो में कुछ खास है वो है उनके विरोधाभासी बातें, उनके विरोधाभासी स्टेटमेंट जो थे उनके बारे में डिटेल से बात करूंगी। उनका पहला विरोधाभासी स्टेटमेंट जो कि उन्होंने ब्रिटिश प्रेस 1 मई 1881 में कुछ पुराने लेखों को छपवाकर कार्ल मार्क्स के विचारों से न सिर्फ परिचय करवाया बल्कि उनकी तारीफ भी की। उनका दूसरा विरोधाभासी स्टेटमेंट उन्होंने कुछ दिन पहले लागू हुए दक्कन के किसानों की राहत के लिए बने कानून की कड़ी आलोचना कर डाली। यह कानून गरीब किसानों को उन लालची सूदखोरों से बचाने के लिए था जो उनकी बची कुची संपत्ति भी हड़प जाते थे और कर्ज ना चुकाने के जुर्म में उन गरीब किसानों को जेल भिजवा दिया जाता था। तिलक का तीसरा विरोधाभासी स्टेटमेंट जो उन्होंने जाति व्यवस्था का बचाव किया, यानी कि वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उनकी ये खबर 10 जुलाई 1881 को द महारत्ता में द प्रोस्पेक्ट ऑफ हिंदू कास्ट के रूप में छपी। जिंदगी भर ये तीनों मुद्दे उनकी विचारधारा के स्तंभ के रूप में खड़े रहे। वीडियो में आगे इन तीनों विरोधाभासी स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगी, बस आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, 1884 में महादेव रानाडे और कुछ अन्य सुधारवादियों ने लड़कियों के लिए पहला हाई स्कूल हुजूर पागा खोला। दोस्तों, तिलक के विरोध को डिटेल में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये विरोध कैसे शुरू हुआ। तो महाराष्ट्र में उसी समय के दिग्गज बुद्धिजीवी महादेव गोविंद रानाडे का कहना था कि भारत जैसे देश में राष्ट्र निर्माण के 4 अहम स्तंभ होने चाहिए। इसके लिए किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए और समाज सुधार के क्रांतिकारी कदम उठाए जाने चाहिए। 1942 में उनकी जयंती मनाते हुए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानाडे में एक स्वाभाविक नेक नियत है, उनमें जबरदस्त बौद्धिक क्षमता है। वे न केवल वकील और हाई कोर्ट के जज थे बल्कि अव्वल दर्जे के अर्थशास्त्री भी थे। वे शीर्ष स्तर के शिक्षा शास्त्री और उसी स्तर के धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी थे। ये स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर ने 1943 को छापा, जो उनकी बुक में पेज नंबर 19 में छापा गया। जब आर्य समाज के संस्थापक
प्राध्यापक दयानंद सरस्वती 1875 में पुणे पहुंचते हैं तो कुछ लोगों के एक दल ने उन्हें मारने पीटने की धमकी दी। उस समय रानाडे और ज्योतिबा राव फूले खुद उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़े और लाठियों के प्रहार और पत्थरों की बौछार के बीच दोनों उन्हें पुणे की गलियों से सुरक्षित बचाकर निकाल ले गए। 1880 के बाद एक सीनियर जज के तौर पर रानाडे ना तो कोल्हापुर के महाराजा की सिफारिशों का खुलकर साथ दे सके और ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोई दिशा निर्देश, और ना ही वो टैक्स छूट के लिए सरकार से सौदेबाजी करने के लिए बनी दक्कन सभा 1896 से जुड़ सके। दक्कन सभा पेपर्स के अनुसार उन्होंने अपने घर में ही बैठकें करना शुरू की। उनके समर्थक गोपाल कृष्ण गोखले, विष्णु मोरेश्वर, आरजी भंडारकर, गंगाराम भाऊ और दूसरे अन्य लोगों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। रानाडे और रानाडे के समर्थकों को बाल गंगाधर तिलक के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। बस यहीं से तिलक विवाद की शुरुआत हो गई। उस दौरान सहमति का बिल यानी कि विवाह की उम्र को लेकर, जो कि 10 साल उम्र थी महिलाओं की, वो 12 कर दी गई थी। सहमति बिल भी पास किया गया। तिलक इन दोनों के विरोधी बनकर उभरे। द मरहट्टा कोई कॉरपोरेट अखबार नहीं था दोस्तों। 1881 से 1897 तक तिलक इस अखबार के अकेले मालिक और संपादक बने रहे। अपने जीवन के अंतिम वक्त तक वे यंसी केलकर के साथ मिलकर इसका संपादन करते रहे। किसानों के लिए लाया गया डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ बिल का ड्राफ्ट महादेव गोविंद रानाडे और विलियम वेंडरबर्ग ने तैयार किया था। 1874 से 79 के बीच पड़े भयंकर अकाल की मार झेल चुके किसानों को राहत देने के लिए यह बिल लाया गया था। उस समय हालात ये थे कि 10 से 20 रुपए का लगान देने वाले किसानों पर सूदखोरों का कर्जा बढ़कर 1000 से 2000 रुपए तक पहुंच गया था। सोचिए दोस्तों कि 1875 के हिसाब से ये एक बहुत भारी भरकम अमाउंट था। अकाल और भारी कर्ज के तले दबे किसानों ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ा भारी विद्रोह खड़ा कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व एक चित्त पावन ब्राह्मण वासुदेव बलवंत फड़के कर रहे थे। अछूत और आदिवासी उनका साथ दे रहे थे। दौलतिया, रामोसी, बाबाजी चम्हार, सखाराम महार और कोंदू मांग जैसे अछूत और आदिवासी नेता फड़के के साथ थे। लेकिन तिलक ने फड़के की बगावत को एक गुमराह शख्स की कोशिश करार दिया। द मरहट्टा में 9 अक्टूबर 1881 को लिखे गए लेख में तिलक ने इस बात को छापा। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने फड़के को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमे चले और वे अदन की एक जेल में भेज दिए गए और 1883 में वहीं उनकी मौत हो गई। इसके पीछे की वजह केवल तिलक के अपने अखबार में छापे गए लेख के कारण ये घटना घटी। आगे किसानों को इस तरह बदहाल ना होना पड़े, इसके लिए रानाडे और वेंडरबर्ग ने कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव लाया। ये बैंक किसानों को बेहद कम ब्याज पर और लचीली भुगतान शर्तों पर कर्ज देने वाले थे। लेकिन तिलक ने इस कानून और प्रस्तावित बैंकों का भी लगातार विरोध किया। उन्होंने सूदखोरों को काश्तकारों का भगवान कहा। उन्होंने सरकार से दरखास्त करते हुए कहा कि जो लोग सूदखोरों का पैसा नहीं लौटा रहे उनके लिए जेल भेजने वाले कानून को फिर से लागू किया जाए। तिलक के भारी विरोध की वजह से आखिरकार अंग्रेजी सरकार ने 1885 में इस बैंकों को खोलने का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी और इस तरह तिलक ने अपनी जीत का पहला स्वाद चखा।
महाराष्ट्र के किसानों के प्रति तिलक का ये रवैया जीवन भर बना रहा। 1897 के अकाल में गोपाल कृष्ण गोखले और उनकी दक्कन सभा ने सरकार से सफलतापूर्वक बातचीत के बाद किसानों के लिए कुछ सहूलियतें हासिल कर लीं। गोखले अकाल के दौरान राहत कार्य की मजदूरी बढ़वाने में सफल रहे। साथ ही वे किसानों को 48.2 लाख रुपए की कर्ज माफी दिलवाने और 64.2 लाख रुपए की कर्ज वसूली भी रुकवाने में कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों, तिलक ने कहा कि दक्कन सभा एक अस्तबल यानी कि पिंजरा पोल है। उन्होंने रैयतवाड़ी की जमीनों को टैक्स से बाहर रखने का एक अलग आंदोलन ही चला दिया। तिलक ने मांग की कि सूदखोरों की जमीन पर लगाए जाने वाले टैक्स पर भी छूट मिले। द मराठा न्यूज़पेपर में 25 फरवरी 1900 को सस्पेंशन एंड रिमिशन ऑफ रेवेन्यू एडिटोरियल नामक लेख तिलक ने छाप डाला। शिक्षा के अपने एजेंडे के तहत वे लगातार जाति व्यवस्था का बचाव करते रहे। तिलक ने किसानों के बच्चों को शिक्षा पैसे की बर्बादी करार दिया। तिलक का कहना था कि कुनवियों यानी कि किसानों के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है। पढ़ना लिखना सीखना और गणित भूगोल की जानकारी का उनकी व्यवहारिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई उन्हें फायदा नहीं, नुकसान ही पहुंचाएगी। तिलक यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि गैर ब्राह्मणों को तो बढ़ाईगिरी, लुहार, राजमिस्त्री के काम और दर्जीगिरी सिखाई जानी चाहिए। उनका जो दर्जा है उनके लिए वही काम सबसे मुफीद है। तिलक इसे शिक्षा का तार्किक सिस्टम बताते रहे। साल 1881 में पुणे सार्वजनिक सभा ने सरकार से 200 लोगों की आबादी वाले हर गांव में एक स्कूल खोलने की मांग की। तिलक ने फौरन बिना देर लगाए इसका विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कुनमियों के बच्चों को शिक्षा देना और कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। रानाडे सभी के लिए शिक्षा पर जोर देते थे, लेकिन तिलक ने इसका हमेशा विरोध किया और कहा कि सार्वजनिक धन करदाताओं के पैसे से इकट्ठा होता है। टैक्स देने वालों को भी यह फैसला करने का अधिकार है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो। तिलक ने द मराठा अखबार में 15 मई 1881 में और सिस्टम ऑफ एजुकेशन ए डिफेक्ट एंड ए क्योर नामक लेख छाप डाला। जब रानाडे ने ज़्यादा से ज़्यादा गैर ब्राह्मणों को बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के लिए प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम को सरल बनाने की कोशिश की, तो तिलक ने इसका भी भरपूर विरोध किया। तिलक चाहते थे कि शिक्षा सिर्फ उन ब्राह्मणों तक सीमित रहे जिनके पास जमीन हो। वो उन ब्राह्मणों को भी शिक्षा देने के हक में नहीं थे जो गरीब थे। लिहाजा 1891 में उन्होंने जाति व्यवस्था का बचाव करना शुरू किया। उनकी नज़र में यही राष्ट्र निर्माण का एक आधार था। उन्होंने कहा, हमारे लिए आधुनिक पढ़े लिखे ब्राह्मण और नए जमाने के पढ़े लिखे गैर ब्राह्मणों के बीच अंतर करना मुश्किल होगा। इस असमानता को महसूस करने का वक्त आ गया है। इस बात को उन्होंने द मराठा 22 मार्च 1891 व्हाट शैल वी डू नेक्स्ट एडिटोरियल में छापा और एक धमाकेदार संपादकीय द कास्ट एंड कास्ट एलोन हैज पावर, जो कि 10 मई 1891 में तिलक ने लिखा। एक हिंदू राष्ट्र यह मानता है कि अगर इस पर जाति का प्रभाव नहीं होता तो यह कब का मिट चुका होता। रानाडे जैसे सुधारवादी लोग जाति की हत्या कर रहे हैं और इस तरह वे राष्ट्र की प्राण शक्ति को भी खत्म कर रहे हैं। तिलक ने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को हमेशा जड़ से नकारा। उनका कहना था कि यह विनाशवाद को जन्म देती है।
वह इस बात पर जोर देते हैं कि स्कूलों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा उनके पारंपरिक रूढ़ और सरल सिद्धांतों के तौर पर दी जाए। उन्होंने लिखा कि स्कूली बच्चों को बगैर किसी लाग लपेट के बताना होगा कि सुनिश्चित तौर पर भगवान का अस्तित्व है, और जो स्कूली बच्चे या कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उन्हें बेंत मारकर चुप कराना होगा। तिलक लड़कियों की स्कूली शिक्षा के खिलाफ थे। तिलक जाति व्यवस्था का बचाव करने के क्रम में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उनके हमले की जद में शंकेश्वर के शंकराचार्य और यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य भी आ गए। शिक्षा का भी तिलक ने उतनी ही जोरों शोरों से विरोध किया। पुणे में लड़कियों के लिए खोले गए रनाडे के स्कूल ने ऐसा पाठ्यक्रम लागू किया था जिससे वे आगे बढ़कर उच्च शिक्षा ले सकें। रनाडे इस बात पर जोर देते थे कि एक राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा बेहद जरूरी है। रनाडे के इस स्कूल में मराठा, कुणबी, सोनार, यहूदी और धर्म बदलकर ईसाई बने समुदायों की लड़कियां भी आती थीं। इनमें से कई कथित अछूत परिवारों की लड़कियां भी थीं। इस पर तिलक ने कहा, अंग्रेजी शिक्षा महिलाओं को स्त्रीत्व से वंचित करती है। इसे हासिल करने के बाद वे एक सुखी सांसारिक जीवन नहीं जी सकती। रनाडे को चेताया कि अगर इस पाठ्यक्रम में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो हमें यह देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि पतियों को छोड़ने वाली रकमाबाई जैसी लड़कियों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। भारत में कानूनन तलाक लेने वाली पहली महिला थी रकमाबाई, जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्होंने अपने निरंकुश पति दादाजी भीकाजी के साथ रहने से इनकार कर दिया था। रकमाबाई हमेशा अपने साथ मारपीट की आशंका से डरी रहती थी, इसलिए उन्होंने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था। तिलक ने इसे पूरी हिंदू नस्ल की नाक का सवाल बना दिया। तिलक ने अपने साप्ताहिक अखबार के 8 पन्नों में पूरे 6 पेज भरकर उन्होंने दादाजी का समर्थन किया, यानी कि रकमाबाई के पति का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि अगर रकमाबाई अपने पति के साथ जाने से इनकार करती है तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए। वो इस बात पर लगातार जोर देते रहे कि रकमाबाई और पंडिता रमाबाई जैसी महिलाओं को वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे चोरों, व्यभिचारों और हत्यारों को मिलती है। ये बात उन्होंने द मराठा न्यूज़पेपर में 12 जून 1887 को छाप डाली। रकमाबाई का केस सहमति की उम्र विवाद से भी जुड़ा हुआ क्योंकि उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। दोस्तों, दरअसल ये बहस बीएम मालावारी के इस प्रस्ताव के साथ उठ खड़ी हुई थी कि लड़कियों की शादी की उम्र 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी जाए। तिलक ने इस मामले में भी जीजी अगरकर, महादेव गोविंद रनाडे और दूसरे सुधारवादी नेताओं पर बहुत हमले किए। इस मामले में तिलक ने जो लिखा उसे यहाँ शालीनता के लिहाज से हम अपने वीडियो में नहीं बोलना चाहते। दरअसल यह बहस 10 साल की लड़की फूलमती के मौत के साथ तेज हो गई थी। 1890 में फूलमती की उस वक्त मौत हो गई थी जब उसके 30 साल के पति हरि मैती उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। तिलक ने लोगों से अपील की कि मैती पहले ही पत्नी को खो चुके हैं, अब उनकी और लताड़ ना लगाई जाए। इस त्रासदी ने समाज के हर वर्ग को एकजुट कर दिया और 1891 में सहमति की उम्र बिल पास हो गया। 1900 के बाद तिलक राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन चुके थे, लेकिन क्या उनका रवैया बदला था? इसका कोई सबूत नहीं मिलता। तिलक ने हमेशा औपनिवेशिक सरकार की इस बात की आलोचना की कि उनकी वजह से किसान जमींदारों और सूदखोरों से मुक्त हो गए। तिलक ने किसानों को मजबूत बनाने के प्रयासों का हमेशा विरोध किया। इस बात का भी प्रूफ मिलता है उनके न्यूज़पेपर में 27 सितंबर 1903 को छपे इस लेख से, द खोटी बिल एडिटोरियल। जब डीके कर्वे ने 1915 में महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की
तो तिलक का कहना था कि हमें एक औसत हिंदू लड़की को बहू के तौर पर देखना चाहिए, जिसका अपने पति के घर के लोगों के प्रति खास कर्तव्य हो। उन्होंने करवे से कहा कि वो यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को खाना बनाने, घर के अर्थशास्त्र और बच्चों की देखभाल जैसे विषयों तक सीमित कर दें। इस बात का भी उन्होंने अपने न्यूज़पेपर मरहट्टा में 27 फरवरी 1916 को एक लेख छापा। उस लेख का नाम था इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी। अपने अखबार द मरहट्टा और नगर पालिका में अपने समर्थकों के जरिए तिलक ने लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का विरोध किया। यह समाज तिलक के किसान विरोधी, महिला विरोधी और जातिवाद के समर्थन में छेड़े गए अभियानों को भूल गए। इन इतिहासकारों को सिर्फ उनका जेल जाना और 1908 की कपड़ा मिल हड़ताल में शामिल होना ही याद रहा। आज एक सदी बाद भी महाराष्ट्र में पूरी तरह बर्बाद हो चुके किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जाति का संघर्ष चरम पर है और महिलाएं बड़े पैमाने पर भेदभाव का शिकार बनती हैं। 1880 में तिलक को एक जीवंत महाराष्ट्र मिला था। 1920 में उन्होंने इसे पूरी तरह बटा हुआ छोड़ दिया और तिलक के इस अतिरेक के वजह से औपनिवेशिक शासन को दोषी ठहराना ठीक नहीं। परिमला बी राव दिल्ली स्थित जेएनयू विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाती हैं। उन्होंने तिलक पर फाउंडेशंस ऑफ तिलक, नेशनलिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन एंड हिंदुत्व नाम की एक किताब लिखी है। ये लेख उसी किताब में छापा गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।